Morning students, today's topic is various theories and concept of democracy. We all know democracy is an extended thought in itself and the scholars differ on one issue, that is who actually use the power in a democracy or which section should actually use the power in a democracy. What type of relationship exists between the ruler and the ruled, and what should be the actual system of democracy. As a result of this type of discussion, various theories and concepts regarding democracy have been presented, such as first, the traditional liberal theory and concept of democracy; second, the pluralist theory; third, the elitist theory; fourth, Marxist theory, and last one is the socialist theory. बच्चों, हम जानते हैं डेमोक्रेसी जो है वो एक एक्सटेंडेड थॉट है, एक बहुत विस्तृत विचारधारा है और इस पर स्कॉलर्स जो है ना, मतलब विद्वान जिन्हें हम कहते हैं, उन लोगों का एक मत नहीं है, उनके डिफरेंट इन पे एस्पेक्ट हैं और इसीलिए डेमोक्रेसी के लिए उनका कहना, किसी का कहना ये है कि डेमोक्रेसी में पावर जो होती है वो रूलर में होती है, कई कहते हैं कि पब्लिक के अंदर होती है, फिर कई का कहना है कैपिटलिस्टिक तरीके से होती है, कई कहते हैं सोशलिस्टिक तरीके से होती है। तो इस आधार पे अगर हम देखें तो डिफरेंट टाइम पीरियड में और डिफरेंट स्कॉलर्स के द्वारा अलग अलग कॉन्सेप्ट और थ्योरी दी गई हैं, जिन्हें हम 5 पार्ट में बांट सकते हैं और ये 5 पार्ट जो हैं ये आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट है द ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। नाम से ही पता चल रहा है, ट्रेडिशनल इसका मतलब ये सबसे पुरानी डेमोक्रेसी और लिबरल का मतलब होता है उदारवादी। द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन डन ड्यूरिंग द लास्ट 3 सेंचुरी, यानी 300 साल पुराना इसका माना गया है। 300 साल पुराने से मतलब है कि ये काफ़ी पुरानी है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी कहते हैं। दिस इज़ यूजुअली एड्रेस्ड एज वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी और द कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अनदर नेम है ये, इन्हें वेस्टर्न थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं क्योंकि ये वेस्टर्न कंट्री से आई है, या फिर इसे हम कॉमन थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी भी कहते हैं, इसे आप अंडरलाइन कर लेना। और इसके मेजर थिंकर्स या फिलोसोफर्स कौन कौन थे इनके, तो उनमें हम इंक्लूड कर सकते हैं, इस लाइन को भी आप अंडरलाइन करें, हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम। ये जो RUSSO लिखा हुआ है इसे रूसो पढ़ते हैं। बेंथम, JS मिल, TH ग्रीन, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, मॉन्टेस्क्यू, ये सब जो थे, हर्बर्ट स्पेंसर, वो इसके प्रोमिनेंट लीडर थे या फिर प्रोमिनेंट फिलोसोफर माने गए हैं। All these scholars have presented their democratic thought regarding one's peace of mind, freedom and rights, etc. और ये जितने भी राइटर थे इन्होंने, या जितने भी ये फिलोसोफर थे, इन्होंने अपने विचार दिए थे और इनके विचारों को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि इनके विचार जो थे वो एक ऐसे विचार से संबंधित थे, सुख, स्वतंत्रता एवं अधिकार, इसके संबंध में इन्होंने विचार दिए थे। जो लास्ट की लाइन है ना, पीस ऑफ माइंड, इसे हम सुख कहते हैं, फ्रीडम का मतलब होता है स्वतंत्रता और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। इन 3 आधारों पर इस थ्योरी को बनाया गया था। फिर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं बच्चों, तो इसमें दिया हुआ है कि ह्यूमन बीइंग इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर। आपको मालूम है आदमी जो है वो बहुत बुद्धिमान माना गया है, एंड ही अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट इज़ गुड फॉर हिम एंड व्हाट इज़ बैड। इसलिए हर आदमी को पता है कि उसका अच्छा किस में है और उसका बुरा किस में है। जैसे आपको पता है पढ़ना आपके लिए अच्छा है, नहीं पढ़ना आपके लिए बुरा है। सेकंड है ऑल द इंडिविजुअल्स आर नेचुरली इक्वल। भगवान ने हम सबको इक्वल बनाया है। ये क्या पढ़ रहे हैं हम, ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहली बात, ये रूसो
J.S. मिल, T.H. ग्रीन, हॉब्स लॉक, इन सब ने क्या माना बच्चों कि आदमी बुद्धिमान होता है और उसे अपना भला बुरा मालूम है। दूसरा है कि सारे लोग पृथ्वी पर इक्वल हैं, सबके 2 आँख हैं, 1 नाक है, 2 कान है, 1 मुंह है, 32 टीथ हैं, किसी किसी के 28 भी हैं, लेकिन हमारी बनावट जो है वो लगभग सबकी सेम है, इसलिए हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए। द गवर्नमेंट शुड बी फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द लिबरल डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म, दैट इज़ द थ्योरी ऑफ मॉडरेट गवर्नेंस शुड बी फॉलोड। अब तीसरी जो बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि ये जो हम गवर्नमेंट बनाते हैं या फॉर्म करते हैं, ये गवर्नमेंट जब फॉर्म की जाती है तो इसका जो विचार है वो कैसा होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिबरल होना चाहिए और डेमोक्रेटिक होना चाहिए। इसका मतलब है हमें ना मॉडरेट गवर्नेंस यानी सीमित सरकार का नियम बनाना चाहिए, सीमित शासन, ये नहीं कि ज़रूरत से ज़्यादा एक्सट्रीम रूल हमारे लिए बना दिए जाएं, ठीक है। मॉडरेट का मतलब है अकॉर्डिंग टू पीपल होना चाहिए वो। फिर 4th पॉइंट आपका दिया हुआ है, द बेसिस ऑफ द पावर ऑफ गवर्नमेंट इज़ द वर्डिक्ट ऑफ पीपल। वर्डिक्ट का मतलब होता है पब्लिक ओपिनियन, विचार। The basis of power of government is the verdict of people. Therefore, the government is merely a trustee of political power. देखो बच्चों, जो गवर्नमेंट बनाई जाती है उसकी जो पावर होती है ना वो जनता की इच्छा होनी चाहिए, यानी पब्लिक ओपिनियन होना चाहिए। इसलिए जो गवर्नमेंट है ना वो क्या है, एक ट्रस्ट के रूप में है, सिर्फ वो हमारी तरफ से काम करने वाली है, बाकी हमारे ऊपर बहुत सवार होने वाली नहीं होनी चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट आपके दे रखा है, देयर आर फिक्स्ड एंड बेसिक रूल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पावर। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नेंस शुड बी डन बाय द पीपल, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। इसके अलावा कुछ फिक्स्ड रूल होने चाहिए कि सरकार जो है वो जनता के लिए होनी चाहिए और जनता की रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए। दूसरी है, द थ्योरी ऑफ मेजॉरिटी शुड बी अडॉप्टेड इन फॉर्मेशन एंड वर्किंग ऑफ अ गवर्नमेंट। और सरकार बनाने के लिए क्या करना चाहिए, जिस पार्टी को मेजॉरिटी है उसी की सरकार बनाई जानी चाहिए। थर्ड है, गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड पीपल। और सरकार कैसी होनी चाहिए, जनता के लिए उत्तरदायी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रधानमंत्री बन गए और अब अपने आप में बहुत आप डिक्टेटर बन रहे हो, ऐसा नहीं होगा, आपको जनता के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी पब्लिक वेलफेयर। और सरकार का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, एम क्या होना चाहिए, जनता की सेवा करना और जन कल्याण करना। दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। और उसका काम होना चाहिए कि हर आदमी की पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट करे। फिर एवरी इंडिविजुअल शुड गेट फ्रीडम्स एंड राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुड बी इस्टेब्लिश्ड टू इंश्योर द प्रोटेक्ट दीज राइट्स। ये तो ईजी सी बात है कि जनता के राइट्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्वतंत्रता देनी चाहिए, न्याय अच्छा होना चाहिए, न्यायपूर्ण होना चाहिए। फिर आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शल वोटिंग शुड टेक प्लेस एंड देयर शुड बी मोर देन वन पॉलिटिकल पार्टीज़। इसके अलावा एक ही पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, एक से ज़्यादा पार्टीज़ होनी चाहिए और उनके बीच में फ़िक्स टाइम के बाद टाइम इंटरवल के बाद इलेक्शंस होने चाहिए ताकि एक पार्टी ज़रूरत से ज़्यादा डिक्टेटर नहीं हो जाए। फिर लास्ट पॉइंट है, द गवर्नमेंट शुड रेस्पेक्ट पब्लिक वर्डिक्ट। और सरकार जो बनती है उसको चाहिए कि वो जनता के वर्डिक्ट का मतलब होता है ओपिनियन, विचार, जनता के विचारों का रेस्पेक्ट करे, जो जनता चाहती है उसको ध्यान में रखे। ये थी हमारी ट्रेडिशनल लिबरल थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, इसमें 5 इम्पॉर्टेंट बात थी। सबसे पहले तो ये है कितने सेंचुरी पुरानी है, इसके अनदर नेम क्या है, इसके मेजर फिलोसफर के नेम क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो ये 7-8 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो प्रेजेंटिक्स है वही लगभग ये भी हैं, ये सब आप
जानते हैं। फिर सेकंड है द प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अब जो दूसरी हम पढ़ेंगे वो है बहुलवादी सिद्धांत। ट्रेडिशनल थ्योरी में तो था कि आदमी बुद्धिमान है, आदमी को सोचने का मौका देना चाहिए, आदमी को सरकार बनाने का मौका देना चाहिए, आदमी के वर्डिक्ट को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अब हम पढ़ेंगे प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरल का मतलब होता है बहुलवादी, ठीक है। सिंगुलर और प्लूरल तो आप इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, वही प्लूरल है यहाँ पे। प्लूरल का मतलब है बहुलवादी सिद्धांत। इसके अंदर क्या होता है, सोसाइटी को ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है और इस सोसाइटी के अंदर ये होता है कि सोसाइटी के अंदर ही सारी शक्तियाँ होती है। इसमें एक पर्सन को इम्पॉर्टेंट नहीं माना गया बल्कि सोसाइटी को माना गया। द रूट बेसिस ऑफ प्लूरलिस्ट एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी इज़ प्लूरलिस्ट बिलीव विच बिलीव्स इन अ फेडरल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। द डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी वॉज डन बाय, और ये थ्योरी किसके द्वारा बनाई गई है, तो उन लोगों के नाम आपके बुक में दिए हुए हैं। H.J. लास्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस फॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्बी, इन लोगों ने किया था। ये आप अंडरलाइन कर लेना, इम्पॉर्टेंट है ये। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर रॉबर्ट डहल ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड डेवलपमेंट ऑफ दिस थ्योरी। He has preferred to address pluralist theory as Polyarchy। इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे जिन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिनका नाम था रॉबर्ट डहल, इन्होंने बेसिकली इस थ्योरी को कंट्रीब्यूट किया या इस थ्योरी को डेवलप किया है। और इस थ्योरी को इसीलिए इन्होंने नाम भी क्या दिया था, प्लूरलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। इसके बाद हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट प्रिस्थस ये डेफिनेशन दी हुई है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसको भी आप अंडरलाइन कर लें। द प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज सच अ सोशियो पॉलिटिकल सिस्टम इन विच मैनी प्राइवेट ग्रुप्स एंड बेनिफिशियरी ग्रुप्स पार्टिसिपेट इन गवर्नेंस। इसका मतलब ये है कि डेमोक्रेसी का प्लूरलिस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सामाजिक राजनीतिक प्रणाली है और राज्य की शक्ति क्या होती है, अनेक निजी समूह तथा हित समूह के अंदर होती है। बेनिफिशियरी का मतलब है जो अपना भला चाहते हैं, और प्राइवेट ग्रुप का मतलब है निजी, यानी जो अपना भी भला चाहते हैं और जो दूसरों का भी भला चाहते हैं, उन दोनों तरह के ग्रुप से मिलकर बनती है। ये तो थी सेकंड। फिर थर्ड है एलिटिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द एलिट सेक्शन इज़ द बेसिस ऑफ एंटायर विजन ऑफ द थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी। द मेजर फिलोसोफर हु हैव प्रमोटेड दिस थ्योरी इंक्लूड रॉबर्ट मिचेल, मॉस्को, परेटो, बर्नहम, सी राइट मिल्स, ये सब इसके इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं। रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन राइटर थे और उन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था द पॉलिटिकल पार्टीज़। ये आप अंडरलाइन कर लो, किसकी बुक का नाम है ये, रॉबर्ट मिचेल्स की बुक का नाम है। और इसके अंदर इन्होंने अपने विचार दिए थे इस थ्योरी से रिलेटेड। इसी तरह एक इटालियन थिंकर हुए जिनका नाम था मॉस्का, और इन्होंने अपनी बुक लिखी थी जिसका नाम था द रूलिंग क्लास। बस इसमें इस थ्योरी में आपको ये राइटर्स के नाम याद करने हैं और इनकी बुक के नाम याद करने, इससे ज़्यादा आपके कोर्स में नहीं है तो उसमें जाने की आपको ज़रूरत नहीं। फिर नेक्स्ट है द मार्क्सिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। बच्चों, मार्क्स जो थे इनका पूरा नाम था कार्ल मार्क्स, और इन्होंने ये एक इकोनॉमिक फ़िलासफ़र थे। इन्होंने डेमोक्रेसी के ऊपर बहुत ही वाइड अपने थॉट को डेवलप किया था। द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी प्रेजेंट अ यूनिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी विच इज़ अ टाइप ऑफ डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, बट द मार्क्सिस्ट हैव प्रेफर्ड टू एड्रेस इट एज पीपल्स डेमोक्रेसी। द रूट एलिमेंट ऑफ मार्क्सिस्ट democracy is visible in the belief of Karl Marx and Friedrich Engels, and it has been given a practical form by the effort made by Lenin, Stalin, Mao,
स्टालिन, माओ से तुंग, इन लोगों ने ये विचार व्यवहारिक रूप से या फिर इसे हम प्रैक्टिकल फॉर्म में देने का काम इन्होंने किया था। देखो बच्चों, ये जो मार्क्सिस्ट थ्योरी है ना, इन्होंने ये कहा था कि हर व्यक्ति जो होता है ना, हर आदमी, वो अपनी प्रकृति से इंडिपेंडेंट होता है और इसीलिए इन्होंने पीपल्स डेमोक्रेसी कहना इसको ज़्यादा पसंद किया था। जैसे सरकार कोई भी बने, हम नियम कानून अपने अकॉर्डिंग ही चलाते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डेमोक्रेसी कैसी है, पीपल्स डेमोक्रेसी है। और इनके विचारों को फ्रेडरिक एंजल्स उन्होंने भी अपनाया था और इसको प्रैक्टिकल रूप देने का काम किया था लेनिन, स्टालिन, माओ सिंह तुंग, इन लोगों ने इसको प्रैक्टिकल रूप देने का काम किया था। फिर हमारी लास्ट है द सोशलिस्ट थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। द सोशलिस्ट थ्योरी ऑफ डेमोक्रेसी इज़ फॉर्म फ्रॉम द फ्यूज़न ऑफ लिबरल थ्योरी एंड मार्क्सिस्ट थ्योरी। फ्यूज़न कहते हैं मिले जुले रूप को, ठीक है, समन्वय को। फ्यूजन डांस होता है ना, डिस्को भी होता है और क्लासिकल भी होता है, ऐसे। तो उसी तरीके से फ्यूज़न का मतलब होता है मिला जुला। सोशलिस्ट थ्योरी जो थी वो मार्क्स की थ्योरी और लिबरल थ्योरी, फर्स्ट वाली जो थ्योरी हमने पढ़ी थी वो, और मार्क्स फोर्थ वाली पढ़ी थी, उन दोनों का मिक्सचर था ये। और ये थ्योरी किस चीज़ में बिलीव करती है? दिस थ्योरी बिलीव इन डेवलपमेंटल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एलिमेंट रादर देन रिवॉल्टिंग एंड वायलेंट एलिमेंट। ये थ्योरी ये कहती है हमें संविधान में विश्वास करना चाहिए और शांति में विश्वास करना चाहिए। किसको छोड़कर? रिवॉल्ट को छोड़कर, विद्रोह को छोड़कर, और वायलेंट का मतलब क्रोध वगैरह को छोड़कर। तो ये तो बच्चों हमारी थी कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज़। आपको समझ आ गई होगी अच्छी तरह। एक बार और आप बुक से रीडिंग लगा लेना, नोट्स आपने प्रिपेयर कर लिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है वो दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है? इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी द पब्लिक इटसेल्फ डायरेक्टली यूजेस द गवर्नेंस पावर ऑफ अ स्टेट. It decide about various policies, forms law, appoints administrative representative and can also remove them from their office. Earnshaw says, in its actual meaning, democratic government is such government in which the entire public directly or indirectly with or without representatives use the power of governance. बच्चों, ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिसे हम हिंदी में लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं, ये दो तरीके की होती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष को हम इंग्लिश में डायरेक्ट और प्योर डेमोक्रेसी कहते हैं, और सेकंड वाली जो है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव, इसे हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। अब जो हमने पढ़ा डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इसके अंदर क्या होता है? जनता खुद प्रत्यक्ष रूप से राज्य की शक्ति का उपयोग करती है, नीति संबंधी या लॉ फॉर्म करती है, इसके अलावा अधिकारियों को नियुक्त करती है। इसीलिए हर्नशॉ एक डेमोक्रेटिक फिलोसोफर हुए थे। उन्होंने ये कहा था कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन जो होता है ना, वो एक ऐसा शासन होता है जिसमें पूरी शक्ति जो होती है वो पब्लिक के हाथ में होती है। फिर सेकंड हमारा है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इन मॉडर्न टाइम इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इज़ फाउंड इन ऑलमोस्ट all the democratic state. In this, the public does not use the power of governance directly, but instead it use this power through its elected representative, जैसा कि हमारे इंडिया में है। According to J.S. Mill, indirect or representative democracy is such system in which the entire population or a large part of population uses the power of governance through its representative. टाइम।
अब बच्चों, J.S. मिल जो थे वो बहुत ही अच्छे पॉलिटिकल थिंकर थे। उन्होंने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए बताया है कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो एक ऐसा सिस्टम होता है, एक ऐसी बढ़िया व्यवस्था होती है, बहुत ही अच्छी, जिसके अंदर पूरी जनता या पूरी पब्लिक जो होती है बहुमत से शासन करती है, अपनी पावर का यूज़ करती है, समय समय पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है और उसको एंजॉय करती है। फिर इसके अलावा हम देखते हैं आपकी बुक में लॉर्ड ब्राइस डाइसी और अब्राहम लिंकन, सीले, इनकी डेफिनेशन दी गई है। आप कोशिश करना कि लगभग ऑलमोस्ट आपको सारी डेफिनेशन याद हो जाए, लेकिन अगर सारी याद नहीं होती है तो इम्पॉर्टेंट जैसे J.S. मिल की और अब्राहम लिंकन की तो बहुत इजी है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन जो होता है उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। इस तरीके से आपके ये काइंड्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी दोनों हमने पढ़ लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनकी, रूल ऑफ द पीपल, रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल, डेमोक्रेसी इज़ अ सोर्स एंड नॉट द मीन्स, गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड द पीपल, डेमोक्रेसी इज़ अ डेवलपिंग सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। ये 5 आपके इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है। इनको मैं ब्रीफ में समझा देती हूँ, आप बुक से लाइन टू लाइन पढ़ लेना, क्योंकि बिफोर समर ब्रेक हम इस चैप्टर को अच्छी से पढ़ चुके हैं। ये तो रिवीजन हो रहा है आपका, फिर भी मैंने आप कोशिश की है कि कुछ छोड़ा नहीं जाए। अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेमोक्रेसी की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मीनिंग, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये आपको बहुत अच्छी से लर्न करना है। तो सबसे पहला तो आपके जो आपने पढ़ा उसमें क्या था, रूल ऑफ पीपल, जिसे हम कहते हैं जनता का शासन। दूसरा हमने पढ़ा रूल एस्टैब्लिश्ड बाय द पीपल, जनता द्वारा निर्मित शासन। फिर तीसरा हमने पढ़ा डेमोक्रेसी इज़ अ सोर्स एंड नॉट द मीन्स, ये जनता के लिए उत्तरदायित्व रखती है। फिर रिस्पॉन्सिबल होती है। फिर ये एक डेवलपिंग सिस्टम है, ये हमारा विकास करती है। ये लाइन टू लाइन आप पढ़ेंगे। अगर कोई वर्ड में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर